क्या आप जानते हैं दिल्ली में हुए ऐसे हत्याकांड के बारे में जिसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। एक लड़की अपनी जॉब से वापस घर आ रही थी, तुरंत ही उसका किडनैप हो जाता है और कुछ दिन बाद उसकी सड़ी हुई लाश खेत में मिलती है। हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट किरण नेगी केस। दिसंबर 2012 में दिल्ली में घटे निर्भया कांड से चंद महीने पहले यानी फरवरी 2012 में अपहरण और बलात्कार और हत्या के बाद हत्या की दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। दरिंदों ने पेचकस से सिर फोड़कर आंखों में पेचकस डाल दिया था। प्राइवेट पार्ट में भी काफी चोटों के निशान थे। मतलब दरिंदगी की सारे हदें पार की गई थी। हैवानियत ऐसी कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। मगर अफसोस, निर्भया के लिए चंद लोगों को छोड़कर किसी ने भी आवाज उठानी जरूरी नहीं समझी थी। हालांकि इसके बावजूद सभी आरोपी गिरफ्तार हुए, उन्हें सेशन कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से सजा भी हुई। मगर सुप्रीम कोर्ट से इन अपराधियों के लिए जो फैसला आया वो कल्पना से परे था। तो आखिर ये पूरा केस क्या था, आरोपी कौन थे, आरोपी को क्या सजा हुई थी, इस केस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का आधार क्या था और फिलहाल आरोपी किस हाल में और कहाँ है, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। यहाँ हम किरण नेगी अपहरण, बलात्कार और हत्या की बात कर रहे हैं। बात 9 फरवरी 2012 की है। दिल्ली के कुतुब विहार के फेज 2 में कुंवर सिंह नेगी नाम के व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। वैसे तो कुंवर सिंह मूल रूप से उत्तराखंड के थे, मगर काम के सिलसिले में ये दिल्ली में रहा करते थे। कुंवर सिंह नेगी बेहद गरीब थे तथा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करा करते थे। इन्हें बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करते हुए एक लंबा अरसा बीत चुका था, मगर 2012 के बाद ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ने का मन बनाने लगे थे। इनके परिवार की बड़ी बेटी जॉब करने लगी थी। इस बेटी का नाम था किरण नेगी। घटना के समय किरण की उम्र 19 साल थी। किरण नेगी पढ़ाई लिखाई में बचपन से ही काफी ज्यादा तेज थी और पढ़ाई खत्म करने के बाद इन्होंने एक कंपनी में जॉब भी ज्वाइन कर ली थी। किरण का ऑफिस उसके घर से महज कुछ ही दूरी पर था और वो लगभग 20 मिनट पैदल चलकर ऑफिस से घर और घर से ऑफिस पहुंच जाया करती थी। रोज की तरह 9 फरवरी 2012 को भी किरण नेगी ऑफिस जाती है, मगर आज उसे ऑफिस से वापस आने में थोड़ी सी देर हो जाती है। रात के लगभग 9 बज चुके थे, लेकिन किरण अभी तक घर नहीं लौटी थी। किरण को भी पता था अगर उसे घर लौटने में थोड़ी देर और हुई तो परिवार वाले ज्यादा परेशान हो जाएंगे, इसीलिए वो अपनी 2 सहेलियों के साथ तेजी से कदम बढ़ाते हुए अपने घर बढ़ने लगती है। अभी किरण अपने घर से कुछ ही कदमों की दूरी पर थी, तभी अचानक से एक लाल रंग की टाटा इंडिका कार उनके पास आकर रुकती है। अब ये तीनों लड़कियां जब कुछ समझ पाती उससे पहले गाड़ी से 2 लड़के उतरते हैं और अचानक से किरण को खींचकर कार के अंदर डाल लेते हैं। एक राहगीर की नजर इन लड़कों पर पड़ती है और वो इन लड़कों को रोकने की कोशिश भी करता है, मगर वो राहगीर नाकाम हो जाता है और वो लड़के किरण नेगी को अपनी कार में लेकर फरार हो जाते हैं। अब किरण की दोनों सहेलियां भागती हुई किरण के घर जाती है और इस घटना की जानकारी उसके माता पिता को देती है। बेटी के किडनैपिंग की खबर पाते ही किरण नेगी के पिता भागते हुए पास के छावला थाने में जाते हैं। कहने को तो दिल्ली पुलिस सेवा में सदा आपके तत्पर रहती है, मगर उस रात पिता अपनी बेटी के गायब होने की खबर लेकर छावनी थाने में आते हैं तो पुलिस ये कहते हुए उन्हें वापस भेजने की कोशिश करती है। फिलहाल मामले के लिए जाने के लिए कोई गाड़ी ही नहीं है। हालांकि इसके बावजूद किरण नेगी के पिता थाने में रुककर पुलिस वालों से गुहार लगाते हैं और मामला दर्ज करने की अपील करते हैं। तब जाकर पुलिस वाले शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू करते हैं। अगर पुलिस ने खबर मिलते ही तत्काल ही एक्शन लिया होता तो शायद किडनैपिंग में इस्तेमाल की गई कार को चंद घंटों में पकड़ा जा सकता था, मगर पुलिस के लेट नतीजे की वजह से काफी समय बीत जाता है। मगर पुलिस को ना तो उस लड़की के बारे में और ना तो किडनैपिंग में यूज की गई कार के बारे में कुछ खबर हासिल होती है। हालांकि इस घटना के कई घंटों बाद जब पुलिस पर दबाव बढ़ने लगता है, पुलिस अपनी जांच तेज करती है। शुरुआती जांच में पुलिस वालों के सामने आता है कि कुछ लोगों ने लाल रंग की टाटा इंडिका कार को हरियाणा की तरफ जाते हुए देखा है और सीसीटीवी फुटेज से भी ये बात साफ हो जाती है कि लाल रंग की कार हरियाणा की तरफ जाते हुए दिखाई दी है। इसी आधार पर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं। जांच के क्रम में पुलिस वालों को लाल रंग की वही इंडिका कार दिख जाती है और इस लाल गाड़ी के साथ 26 साल का राहुल कुमार नाम का लड़का भी पुलिस के हाथ आ जाता है। पुलिस वाले सबसे पहले राहुल कुमार को अपनी हिरासत में लेते हैं और फिर पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पूछताछ में राहुल बहुत जल्द एक हिला देने वाला खुलासा करता है। वो बताता है उस कांड में उसके साथ उसका एक भाई रवि और एक दोस्त विनोद भी शामिल है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए राहुल बताता है इन तीनों ने पहले किरण को किडनैप करा, दिल्ली से लेकर हरियाणा के रेवाड़ी जिले में वहां लेकर गए और वहां उसके साथ एक के बाद एक बारी बारी करके इन्होंने उसका बलात्कार करा और फिर इसको मरने के लिए पास के एक सरसों के खेत में उसे छोड़ दिया। राहुल के द्वारा दिए गए बयान पे पुलिस वाले अब अपनी तहकीकात आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले राहुल के बताई गई जगह पे रेवाड़ी में पहुंचते हैं, जहाँ पे किरण नेगी को मरने के लिए इन दरिंदों ने छोड़ दिया था। थोड़ी मेहनत के बाद पुलिस वालों को सरसों के खेत से किरण नेगी की लाश मिल जाती है। शव को इतनी बुरी तरीके से सस्तीकृत कर दिया गया था कि किसी के लिए भी उसका चेहरा पहचानना लगभग नामुमकिन था। चेहरे को बुरी तरीके से लहूलुहान किया गया था। शरीर पर कई जगह जलने के निशान थे।
शरीर के कुछ अंगों को कोयले से भी जलाया गया था। शव की स्थिति बता रही थी कि इन दरिंदों ने किस तरीके से, कितनी हैवानियत के साथ उसके साथ ये कर्म करा है। पुलिस डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। राहुल के दिए गए बयान के आधार पर इस घटना के 2 आरोपी रवि और विनोद की तलाश में लग जाते हैं। पुलिस की मेहनत रंग लाती है और बहुत जल्द दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस जांच को आगे बढ़ाते हुए सबूत को भी इकट्ठा कर देना शुरू कर देती है। किरण नेगी के शव के पास से पुलिस वालों को कुछ बाल के सैंपल मिलते हैं। इसके अलावा पुलिस वालों को वहाँ पर 2 प्लास्टिक के गिलास, स्नैक्स के खाली पैकेट और मोबाइल, मिट्टी के बर्तन के कुछ टुकड़े, एक वॉलेट तथा कई अहम दूसरे सबूत भी मिलते हैं तथा पुलिस वाले कार से और इस लड़की के शव से डीएनए सैंपल तथा फिंगरप्रिंट्स भी जमा करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है इन दरिंदों ने किरण नेगी को अपहरण करने के बाद बुरी तरह से मारा पीटा था और फिर उसके साथ बड़ी ही बेरहमी से बलात्कार किया और कार में मौजूद लोहे के जैक से उसके सर पर बुरी तरीके से वार किया था ताकि उसे खत्म कर दिया जाए। पुलिस जांच में यह भी खुलासा होता है बलात्कार करने के बाद ये आरोपी पीड़िता की पहचान छुपाने के लिए पहले उसके सर को बुरी तरीके से कुचलते हैं। पुलिस अपनी जांच पूरी करने के बाद 40 पन्नों की रिपोर्ट बनाते हुए अदालत में पेश करते हैं और मामले की सुनवाई स्थानीय सेशन कोर्ट में शुरू कर दी जाती है। सेशन कोर्ट में पुलिस जांच रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट तथा अन्य सबूत के अलावा 49 गवाह भी पेश करती है। सभी सबूत तथा डीएनए रिपोर्ट तथा गवाहों के बयानों के आधार पर सेशन कोर्ट इन तीनों अपराधियों को किरण नेगी की किडनैपिंग, बलात्कार और उसकी हत्या कर देने का दोषी करार देता है और फिर इन तीनों आरोपियों को सेशन कोर्ट द्वारा मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है। निचली अदालत में मौत की सजा पाने के बाद ये तीनों आरोपी दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करते हैं। यहाँ भी मामले की सुनवाई लंबे समय तक चलती रहती है। फाइनली 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट भी इन तीनों आरोपियों को निचली अदालत से मिली मौत की सजा बरकरार रखती है। सेशन कोर्ट तथा दिल्ली हाई कोर्ट से मौत की सजा पाने के बाद अब 2016 में ये तीनों आरोपी इस सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में आते ही केस की फाइल सुनवाई के इंतजार में सालों तक यूं ही दबी रहती है। जब इंसाफ का इंतजार लंबा होने लगता है तो किरण नेगी के पिता खुद ही इंसाफ के लिए दर दर भटकते रहते हैं, मगर उनकी कोई भी नहीं सुनता है। यहाँ तक कि वो इंसाफ मांगने दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पास भी जाते हैं, मगर इंसाफ के बजाय उन्हें 1 लाख का चेक देकर वापस भेज दिया जाता है। उन्हें ये भी कहा जाता है कि ऐसी घटनाएं तो होती ही रहती है। व्यवस्था से तंग आकर किरण के पिता इंसाफ मांगने जनता की अदालत में आते हैं, लोगों से साथ देने की अपील करते हैं, मगर कुछ गिनती के लोग ही उनके साथ आते हैं। कुछ साल बीत जाने के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में चीजें तेजी से बदलने लगती हैं। जो कुछ सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में आईने की तरह साफ नजर आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट में अब उसका उल्टा नजर आने लगता है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान पुलिस वालों की कई खामियां नजर आती हैं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली पुलिस को इतनी भी फटकार लगाई जाती है, जब किरण के पिता शिकायत लेकर थाने गए थे तो पुलिस वालों ने मामले की तत्काल जांच करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि तब उन्होंने थाने में कोई गाड़ी न होने का बहाना किया था। सुप्रीम कोर्ट में यह भी सामने आता है जब हरियाणा के रेवाड़ी में किरण की लाश मिली थी तब पुलिस ने वहीं पर बॉडी की गहराई से जांच नहीं की थी। इस कारण पुलिस ने कई दावे अपनी रिपोर्ट में तो किए, मगर उसके सबूत अदालत में पेश नहीं कर पाई। अमूमन संवेदनशील मामले में डीएनए सैंपल कलेक्ट करने के तुरंत बाद जांच के लिए भेज दिया जाता है, मगर इस मामले में सामने आता है कि छावला थाने में डीएनए टेस्ट को 10 से 11 दिन तक यूं ही छोड़ दिया गया, उसके बाद जांच के लिए भेजा गया। आखिर डीएनए जांच में इतना समय क्यों लगाया गया, इस बारे में दिल्ली पुलिस कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई। डीएनए ही नहीं, वारदात में इस्तेमाल की गई कार को भी दिल्ली पुलिस ने फोरेंसिक लैब को तुरंत जांच के लिए नहीं भेजा, बल्कि वो कार भी लंबे समय तक थाने में ही खड़ी रही थी। पुलिस ने निचली अदालत में अपने 49 गवाह पेश किए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट में सामने आता है कि 49 में से केवल 39 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज किए गए थे। इस पूरी जांच में दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ा झटका मिलता है जब खुलासा होता है कि दिल्ली पुलिस ने अपराधियों की पहचान के लिए अनिवार्य तौर पर आयोजित किया जाने वाला शिनाख्त परेड भी नहीं किया गया था। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की जांच में दिल्ली पुलिस की कई सारी खामियां नजर आती हैं। इस कारण अदालत में पूरा केस ही कमजोर बन जाता है। जैसा कि कहा जाता है, अदालत भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि सबूत और गवाहों के आधार पर फैसला करती है और सुप्रीम कोर्ट में भी यही होता है। पूरे मामले की सुनवाई के बाद नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट किरण नेगी अपहरण, बलात्कार और हत्या के तीनों आरोपियों को राहुल, रवि और विनोद को बेगुनाह बताते हुए इस मामले से बरी कर देता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हर कोई शौक में था कि आखिर जिस लड़की के साथ इतनी दरिंदगी की गई उसके कातिलों को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इतनी आसानी से बरी कर दिया। मगर जैसा कि हमने बताया, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की कई सारी खामियां नजर आई गई। इस आधार पर सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में यह भी सामने आता है कि पुलिस ने जिस कार का किडनैपिंग में इस्तेमाल होने का दावा किया गया था, उस कार की नंबर प्लेट की पहचान करने के लिए दिल्ली पुलिस
एक भी गवाह अदालत में पेश नहीं कर पाई। अक्सर इन मामलों में आई विटनेस से बार बार क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है, मगर इस मामले में पुलिस ने 10 आई विटनेस से भी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दिल्ली पुलिस द्वारा जितने भी गवाह और सबूत पेश किए गए वो इन तीनों पे आरोप साबित करने के लिए काफी नहीं है। पुलिस एक भी सबूत से आरोपियों का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर पाई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की काफी आलोचना भी हुई और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार आदि का भी दया की गई, मगर वो याचिका भी खारिज हो गई और अब फिलहाल वो तीनों आरोपी इस मामले से बरी हो चुके हैं। इस फैसले के बाद दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए कि मान लिया इन तीनों ने इस अपराध को अंजाम नहीं दिया, तो आखिर किरण के साथ इतनी दरिंदगी किसने की? किरण का गुनहगार कौन है? इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। शायद किरण को कभी इंसाफ भी नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले। धन्यवाद।